हेलो बच्चों, हम लोगों ने माइटोसिस पढ़ लिया था। अब मियोसिस की बारी है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में। मियोसिस को देखें तो ये दो फेज में होती है, मियोसिस फर्स्ट में और मियोसिस सेकंड में। इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है बच्चों, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको आपको समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैंक पेज पे आपको पहले ड्रॉ करके समझाने की कोशिश की है। मियोसिस सेकंड को देखें तो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि इट इज सिमिलर टू माइटोसिस। ये माइटोसिस के जैसा ही होता है, बिल्कुल जैसा आप माइटोसिस में देखते हैं कि क्रोमोसोम इस तरीके से रहता है और यहाँ पर बीच से ऐसे सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है। तो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो जाती है तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी अगर सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन देखेंगे या सेंट्रोमियर का रप्चर होना देखेंगे बीच से, तो आपको मियोसिस सेकंड में ही देखने को मिलेगा, मियोसिस फर्स्ट में ऐसा नहीं होता है। चलिए आइए समझते हैं कि मियोसिस होता कैसे है और कहाँ होता है। तो अगर मियोसिस को देखेंगे तो इसका नाम है बच्चों रिडक्शनल डिवीजन। इसमें इसलिए इसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं क्योंकि ये डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कर देता है कंटेंट। सेल के क्रोमोसोमल कंटेंट को डिप्लॉइड से हैप्लॉइड करने का काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपके पास एक सेट क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है, उसमें आपके पास दो क्रोमोसोम मौजूद हैं, यानी एक क्रोमोसोम की दो कॉपी आपको मौजूद हैं, तो एक एक कॉपी को सेपरेट करने का ये काम करता है। क्लियर? यहाँ पे देखिए स्पेशल डिप्लॉइड सेल्स में मियोसिस होती है। स्पेशल डिप्लॉइड सेल को बोलते हैं, जैसे अगर स्पर्म बनने हैं तो इसको बोलते हैं स्पर्म मदर सेल, और अगर ओवा बनने हैं तो ओवा मदर सेल। ठीक है, इसी तरीके से प्लांट में भी जहां जहां मियोसिस होगी उनकी मदर सेल में होंगी वो स्पेशल डिप्लॉइड सेल हैं, क्योंकि हर डिप्लॉइड सेल में मियोसिस नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर डिप्लॉइड सेल से बनता क्या है, रिजल्ट क्या प्राप्त होता है? रिजल्ट में हमें मिलती है एक हैप्लॉइड सेल। यानी यहाँ हो क्या रहा है, क्रोमोसोम नंबर आपका जो नंबर है वो हाफ हो जा रहा है, सेल का क्रोमोसोम नंबर कंटेंट जो है वो आधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, इसका जरा पाथवे देखते हैं। इसका पाथवे क्या सिमिलर होता है माइटोसिस की तरह? जैसा कि माइटोसिस में इंटर करने से पहले सेल तैयारी कर रही थी, दैट इज इंटरफेज में थी, तो मियोसिस करने से पहले भी सेल तैयारी करेगी। पहले G1 फेज में आएगी, ग्रोथ होती रहेगी। एस फेज वो ऐसा फेज है जहां पे डीएनए का कंटेंट बच्चों डबल हो जाएगा, एंड देन फिर G2 फेज आ जाएगा। G2 फेज के बाद एंटर करेगी सबसे पहले सेल मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 में जैसा आपने वहां पे पढ़ा था माइटोसिस में कि कैरियोकाइनेसिस होती है, देन साइटोकाइनेसिस, यहां भी बच्चों कैरियोकाइनेसिस ही होगी। कैरियोकाइनेसिस के लिए आपको 5 फेज दिए गए हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। सॉरी बच्चों, 4 फेज दिए गए हैं ये। अब प्रोफेज फेज फर्स्ट देखें तो पूरी मियोसिस का सबसे लॉन्गेस्ट फेज बनता है आपका। ये देखिए पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोफेज फर्स्ट जो है वो लॉन्गेस्ट फेज होता है। अब लॉन्गेस्ट फेज क्यों होता है उसको मैं प्रूव करता हूं, क्योंकि ये इटसेल्फ 5 फेज से मिलकर के बना है। प्रोफेज फर्स्ट में 5 फेज होते हैं। प्रोफेज फर्स्ट में देखें तो 5 फेज हैं, लैप्टोटीनी, जाइगोटीनी, पैचिटीनी, डिप्लोटीनी, डाइकिनेसिस। उसमें से आपकी पैचिटीनी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पैचिटीनी में जाकर के क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर से ही क्या बनता है बच्चों? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? रिकॉम्बिनेशन का मतलब है बच्चों ये जो डाइवर्सिटी है, जो हम डाइवर्स हैं अपने माता पिता से, जो विभिन्नता है हमारे अंदर, जो खुद की आइडेंटिटी है, वो क्रॉसिंग ओवर से ही आई है। अगर क्रॉसिंग ओवर ना होता बच्चों स्पर्म और ओवा में, तो हम बिल्कुल सिमिलर हो जाते हैं अपने माता पिता के। तो क्रॉसिंग ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है, या रिकॉम्बिनेशन कह सकें वेरी इंपॉर्टेंट है, इवोल्यूशन के लिए जरूरी है। चलिए हम पाथवे पे आते हैं। तो यहाँ प्रोफेज में देख लिया कि 5 फेज से मिलकर के बना है, उसमें भी पैचिटिनी में क्रॉसिंग ओवर नाम की कोई चीज होती है। ये समझिए कि दो होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच कुछ जीन्स का आदान प्रदान होता है, या कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का आदान प्रदान हो जाता है। कुछ न्यूक्लियोटाइड्स क्रोमोसोम से निकल करके दूसरे क्रोमोसोम पे चले जाते हैं। इस प्रोसेस को ही हम लोग बच्चों क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ चलिए बच्चों मेटाफेज फर्स्ट में। मेटाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाते हैं। एनाफेज में इस तरीके से जब अरेंजमेंट होता है तो यहाँ पर देखिए सेपरेशन हो जाएगा, सेपरेट हो रहे हैं क्रोमोसोम, ना कि सेंट्रोमियर रप्चर हो रहे हैं बच्चों। सेंट्रोमियर रप्चर नहीं हो रहे हैं, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये एक इसके सेट का क्रोमोसोम इधर की ओर बच्चों भाग जाएगा, और इसी तरह से ये वाला क्रोमोसोम अपोजिट पोल की ओर निकल जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। टीलोफेज में वही होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ जाएगी, और टीलोफेज के खत्म होते साइटोकाइनेसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगी। रिजल्ट क्या होगा कि हम एक डिप्लॉइड सेल लेकर के चले थे, अब हमारे पास बच्चों 2 सेल हो जाएंगे। क्लियर?
चलिए, अब ये 2 सेल का क्या यहीं पर कंप्लीट हो गया मियोसिस? नहीं, ये कंप्लीट नहीं हुआ मियोसिस। अब हमें आगे जाना है इंटरकाइनेसिस नाम की स्टेज में, या इसको इंट्रामियोटिक फेज भी बच्चों बोलते हैं। तो हम इंटरकाइनेसिस के बाद यहाँ हम लोग इंटरकाइनेसिस में आ गए, साइटोकाइनेसिस के बाद, जिसको इंट्रामियोटिक फेज कहते हैं या इंटरकाइनेसिस कहते हैं। और इसके बाद यानी इसका मतलब है बच्चों कोई भी यहाँ पर इंटरफेज सेकंड नाम की चीज नहीं होगी, ये भी जानिए। और जब इंटरफेज सेकंड नाम की चीज नहीं होगी यानी नो डीएनए रेप्लिकेशन, मैं फिर से लिख रहा हूं, नो डीएनए रेप्लिकेशन, कोई भी प्रकार का डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ दोबारा नहीं होगा। जो होना था वो बच्चों एक बार हो चुका है, दैट इज इंटरफेज जो आया था उसमें एस फेज में ही डीएनए रेप्लिकेट कर गया था। अब दोबारा डीएनए रेप्लिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। नाउ सेल, अब ये जो दोनों सेल हैं मूव कर जाएंगे बच्चों मियोसिस सेकंड में। मियोसिस सेकंड में क्या चलेगा? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकंड, सॉरी प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड बच्चों। प्रोफेज में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन दोनों सेल के डिसअपियर हो जाएगी, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल डिसअपियर हो जाएंगे, क्रोमोसोम कंडेंस हो जाएंगे। मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाएंगे। एनाफेज में बच्चों, एनाफेज में क्या होगा? ये डायग्राम मैंने एनाफेज के लिए बना रखा है। एनाफेज में देखिए सेंट्रोमियर बीचों बीच से रप्चर हो गया है, सेंट्रोमियर बीच से रप्चर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए अपनी ये एक सिस्टर क्रोमेटिड के साथ इस तरीके से अपोजिट पोल की ओर, और ये देखिए सेंट्रोमियर जो रप्चर हो गया है अपनी सिस्टर क्रोमेटिड के साथ अपोजिट पोल की ओर मूव हो जाएगा। यानी एनाफेज सेकंड वो रियल स्टेज है जहां पे वाकई में आपको देखने को मिलेगा कि क्रोमोसोम का डिवीजन हुआ है, क्रोमोसोम डिवाइड कर गया है बीच से, दैट इज वो अपनी क्रोमेटिड के साथ निकल गया है। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हम डिप्लॉयड से लेकर के चले गए थे, अब हमें हैप्लॉयड 4 सेल मिल जाएंगे। देखिए एन कंटेंट है, एन है, एन है, एन है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों इंपॉर्टेंस की कि इंपॉर्टेंट क्या है, मियोसिस क्यों करती हैं, क्यों कराई जाती है मियोसिस। तो बच्चों यहां सोच करके देखिए, अगर हमारे माता पिता के पास क्या था, हमारे माता पिता के पास स्पर्म था पिता के पास बच्चों, जो कि हैप्लॉयड था। माता के पास हमारे पास क्या था? ओवा था, जो कि हैप्लॉयड था। क्लियर? इन हैप्लॉयड की फ्यूजन से जो तैयार हुआ है वो तैयार हुआ बच्चों जाइगोट, दैट इज 2n। यानी मियोसिस के फलस्वरूप तैयार हुआ स्पर्म, मियोसिस के फलस्वरूप तैयार हुआ ओवा आपस में फर्टिलाइज करके जाइगोट को बनाते हैं। मियोसिस बच्चों हमारे जीवन काल की हैप्लॉयड अवस्था को लाता है, जबकि जाइगोट जो है वो रिस्टोर कर देता है पुनः हमारे लाइफ की डिप्लॉयड अवस्था को। ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने बहुत बहुत अच्छे से इसको समझाने की कोशिश की है। इस बात को आप समझें, मियोसिस की वजह से ही हमारी लाइफ में हैप्लॉयड कंटेंट आ सकता है, यानी गैमेटोफिटिक स्टेज आ सकती है। अगर मियोसिस नहीं होता तो हम गैमीट नहीं बना सकते थे, और गैमीट का बच्चों हैप्लॉयड होना बहुत जरूरी है। सोच के देखिए, अगर डिप्लॉयड डिप्लॉयड यहाँ पे जुड़ते तो 4n हो जाता, कंटेंट बढ़ जाता क्रोमोसोम का, देन फिर कोई प्लॉइडी होने के कारण बीमारियां जनरेट होती, ठीक है ना, उस फिर अलग केसेस हो जाते हैं वहां पे। इसलिए जरूरी था कि हम माता पिता से बहुत ज्यादा भिन्न ना हो, हम कोई बीमारी लेकर के ना पैदा हो, कोई इस तरीके से माल फंक्शनिंग पैदा हो हमारी बॉडी में, उसलिए यहाँ पे मियोसिस जरूरी है। क्रोमोसोम भी यहाँ पे स्पर्म का क्रोमोसोम भी एन हो जाता है, ओवा का भी क्रोमोसोम एन हो जाता है, और दोनों फ्यूज होकर के बच्चों पुनः स्टोर करते हैं हमारे डिप्लॉयड फेज को, दैट इज कह सकते हैं गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट स्टेज आ जाती है जैसे प्लांट में, तो वो रिस्टोर कर ली जाती है बाय द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। तो ये पूरा एक लेक्चर में समाहित हो रहा है मियोसिस। ये पहले आप इसको पढ़ लीजिए, फिर हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा मियोसिस के बारे में। फिलहाल तो यहाँ 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं कि मियोसिस फर्स्ट में होमोलॉगस क्रोमोसोम अनपेयर्ड हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, जबकि मियोसिस सेकेंड में जो क्रोमोसोम गए हैं न्यूक्लियस के अंदर वह बीच में से रप्चर होना शुरू हो जाएंगे, सेंट्रोमियर से रप्चर होंगे और सिस्टर क्रोमेटिड के साथ अपोजिट पोल पर चले जाएंगे। फलस्वरूप हमें हैप्लॉयड सेल देखने को मिलेंगी और उनका नंबर 4 होगा। एक सेल से 4 सेल यहाँ पर बनती हैं। तो आई होप सो कि समझ में आ गया होगा मियोसिस। आप लोग पढ़िए और फिर हम स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से पार्ट 3 और मियोसिस को खत्म करते हैं।